जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए क्लास 1 to 5 के लिए एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 बनाने जा रहे हैं। ये आपका एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन का है कि तीसरा अंगल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो यह होता आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। यह कब हुआ था? तो 1790 से 92 के बीच हुआ था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे आपका दादा भाई नौरोजी। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इसने यानी किस पार्टी से जीता था? तो लिबरल पार्टी से जीता था। इसे याद रखिएगा, लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे दादा भाई नौरोजी ने। इस पार्टी को भी ध्यान रखिएगा, लिबरल पार्टी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन का है 3। एक चीज़ याद रखिए आपका कि दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है आपका दादा भाई नौरोजी को। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है नील विद्रोह। तो आपका नील विद्रोह है कब? तो 1859 से 60 के बीच हुआ था नील विद्रोह। फिर आपका संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह था आपका 1855 से 56 के बीच संथाल विद्रोह। फिर आपका दक्कन विद्रोह है, यह आपका हुआ था 1875 में। फिर आपका है सिपाही विद्रोह, यह होता है आपका 1857 में। अब देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए सबसे पहले यानी 1857, 1855 सबसे पहले 2 होगा। सबसे पहले आपका 2 होगा, फिर आपका हो जाएगा यानी 55 के बाद 57, 2 के बाद 4, 4 के बाद आपका हो जाएगा 4 के बाद आपका हो जाएगा 1, 1 के बाद आपका हो जाएगा 3। आपका देख लीजिए 2, 4, 1, 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है कि मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो ये क्या था आपका बैरकपुर छावनी से। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 29 मार्च 1857 को यह विद्रोह शुरू किया था। कौन? तो मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से शुरू किए थे। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये तो आपका 1885 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था? यह अपनाया था आपका कराची अधिवेशन 1931 में। कराची कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो ये था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 1923 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था? ये क्या था आपका जॉन एडम्स ने। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? यह क्या था आपका मधुसूदन दत्त। ऑप्शन बी हो जाएंगे, मधुसूदन दत्त। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक थे आपका दीनबंधु मित्र। कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। इससे भी याद रखिएगा, यानी नील दर्पण के लेखक थे आपका दीनबंधु मित्र, जिसे अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? तो यह क्या था आपका मधुसूदन दत्त। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान टाइम्स के संस्थापक कौन थे? ये था आपका के.एम. पनिकर। के.एम. पनिकर। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है कि पुस्तकें राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है? ये लिखा है आपका स्वामी विवेकानंद। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। किसने लिखा है? स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? तो यह आपका कर्नल सलीमैन के अध्यक्षता में। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। इसी ने आपका शिशु हत्या पर भी रोक लगाया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
किसने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया? प्रतिगामी उपाय बताया तो यह बताया आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया था। एक चीज़ याद रखिएगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय आया था? तो ये लाया था आपका लॉर्ड कर्जन ने। किसने लाया था? लॉर्ड कर्जन ने लाया था। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड विलिंगटन। कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन थे। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 की स्थापना किसने किया है? ये क्या था आपका जयप्रकाश नारायण एंड आचार्य नारायण देव ने। जयप्रकाश नारायण एंड आचार्य नारायण देव ने किया था, जिसमें का जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे। क्या थे? तो जयप्रकाश नारायण महासचिव थे, जबकि इसका अध्यक्ष कौन थे? ये था आपका आचार्य नारायण देव इसके अध्यक्ष थे। इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। किसने कहा था? हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, या किसने कहा था? कौन कह ही सकता है? महात्मा गांधी। कौन कह सकता है ये? तो महात्मा गांधी ने कहा है कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, भले ही भारत का बर्बादी हो जाए। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है कि दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था? यह गाया था आपका दिगंबर बिष्णु ने। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है कि गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यह किया था आपका अरुणा आसफ अली। किसने किया था? अरुणा आसफ अली ने किया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, नई प्रणाली या सिक्के, नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की थी? तो यह किया था आपका टीपू सुल्तान ने। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का वादा किया था? तो यह क्या था आपका असहयोग आंदोलन के दौरान। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन आपका 20 है कि क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? किस तिथि तक होनी थी? तो 30 जून 1948 तक होनी थी। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन अगर 21 है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आए थे मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन आए थे भारत 24 मार्च 1946 को। याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य शामिल थे। इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और इसके सदस्य थे यानी स्टोपर क्रिप्स और अलेक्जेंडर भी इसके सदस्य थे। इसी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? ऑप्शन ए है कि उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था। बिल्कुल सही है। बी है कि नगर निगम लोगों का नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था। नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था। बिल्कुल सही है। सी है कि वे वेस्ट्रोफेंडोलिक शैली की अस्पृष्ट का प्रयोग कर रहे थे। बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन डी जाएंगे। इनमें से सभी आपका सही है। नेक्स्ट 23 है कि रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? यह क्या था आपका शुंग वंश के समय। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, शुंग वंश के समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन का है कि मथुरा और गंधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था। यानी मथुरा कला और गंधार कला का विकास कनिष्क के समय हुआ था। इसे आप याद रखिएगा। और आपका चौथा जो बौद्ध संगीत हुआ था यानी जम्मू कश्मीर में, वो भी आपका कनिष्क के समय ही हुआ था। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध एहुल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये आपका है पुलकेशन द्वितीय से। एहुल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशन द्वितीय से है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है
क्वेश्चन 26 है कि निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन यानी जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? इसका जवाब ऑप्शन सी चावार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है कि किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? तो ये बनाया था आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। जबकि कहा जाए कि किसने सबसे पहले यानी नहरों का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा, यानी नहरों को निर्माण कराना शुरू किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। लेकिन सबसे अधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया है? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है प्राचीन भारत के संदर्भ में बांगभट्ट द्वारा रचित अष्टांग संग्रह का संबंध है। ये आपका चिकित्सा से संबंध है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग और दिल्ली यानी दिल्ली का चिराग के नाम से भी जाना जाता है? दिल्ली के चिराग के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका शेख नसरुद्दीन मोहम्मद। किसको जानते हैं? शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन आपका है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ये किताब का इल्तुतमिश ने। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। आपका 31 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, जबकि आपका फूलों के अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाते हैं और कीटों का अध्ययन आपका एंटोमोलॉजी कहलाते हैं। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है इको मार्क प्रत्येक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपका है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। किससे? पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है कि एक अनवीनीकृत यानी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ये आपका पेट्रोलियम। देखिए अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिसका भंडार क्या हो? सीमित हो, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसे जिसका भंडार क्या हो? असीमित हो, यानी जो कभी समाप्त ही ना हो, वो आपका क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये क्या आपका? तो नवीकरणीय ऊर्जा है। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात यानी शिशु लिंगानुपात में बिहार के किस जिला में सबसे कम था? ये आपका वैशाली जिला में शिशु लिंगानुपात सबसे कम है। जबकि आपको बात किया जाए कि शिशु लिंगानुपात में सबसे अधिक किस जिला का है? तो याद रखिएगा आपका किशनगंज जिला का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है। किशनगंज जिला का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है। अब सीधे बात किया जाए कि लिंगानुपात आपका सबसे अधिक किस जिला में है? तो याद रखिएगा गोपालगंज में आपका लिंगानुपात सबसे अधिक है। गोपालगंज जिला का लिंगानुपात सबसे अधिक है। जबकि आपका सबसे कम लिंगानुपात किस जिला का है? तो मुंगेर जिला का सबसे कम लिंगानुपात है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा भाला फिक्स है, बिल्कुल सही है। फिर अवनी लेखेरा पैरा निशानबाजी है, बिल्कुल सही है। फिर आपका कृष्णा नायर है पैरा बैडमिंटन है, बिल्कुल सही है। फिर आपका मित्राव गुहा हॉकी, ये आपका गलत है। यह हॉकी से नहीं यानी शतरंज का खिलाड़ी है। किसका है? तो शतरंज खिलाड़ी है। इसे आप याद रखिएगा। यानी आपका ऑप्शन डी क्या है? तो गलत है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है कि समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होते हैं? ये होता है आपका रेक्टिनॉल यानी विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेक्टिनॉल है। तो सामान्य दृष्टि के लिए आपका यानी विटामिन ए की आवश्यकता होती है, रेक्टिनॉल की आवश्यकता होती है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होते हैं। इससे ध्यान रखिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 37 है कि सुगमय भारत अभियान का संबंध किससे है? ये आपका है दिव्यांग व्यक्तियों से। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यह आपका यानी यह हुआ था नवंबर 1945 में। कब हुआ था? नवंबर 1945 में हुआ था। आपका यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यह आपका पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका है पेरिस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है
कि विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये आपका है गया जिला में, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन बी हो जाएंगे धैर्य और दृढ़ता को। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है 41 है। क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया आपका संस्कृति मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? क्या स्थापित किया? ये कि आपका IIT खड़गपुर में। कहाँ किया? IIT खड़गपुर में किया, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। IIT खड़गपुर में यानी परम शक्ति कंप्यूटर को रखा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? ये क्या? भारत और मिस्र देश ने, ऑप्शन ए हो जाएंगे भारत और मिस्र देश ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? ये क्या आपका स्पेन में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। सभी करेंट अफेयर का प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 45 है। क्वेश्चन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है कि बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक है, बिल्कुल सही है। बी है कि इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, यही आपका गलत है। बिहार का स्थान अंतिम नहीं है, इसमें आपका यूपी का स्थान अंतिम है। किसका? उत्तर प्रदेश इसमें सबसे अंतिम स्थान पर है, तो बी आपका गलत है। सी है इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, ये भी सही है। डी है छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है, ये भी आपका सही है। यानी गलत कौन था? तो ऑप्शन आपका बी क्या है? गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है। फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह आपका हुआ 36वां स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएंगे, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है कि गोल्डन बूट्स पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया है, बिल्कुल सही है। बी है गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोन मेसी को दिया है, बिल्कुल सही है। सी है अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, ये आपका गलत है। अर्जेंटीना ने यह आपका तीसरी बार यह खिताब जीता है, इसे याद रखिएगा। आपका ऑप्शन सी क्या है? तो गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन 48 है कि निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ये आपका तमिलनाडु राज्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है कि किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा वर्ग के, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि सभी जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसे हम कोशिका कहते हैं। सभी जीवों के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है। अस्थि क्या है? तो अस्थि आपका एक संयोजी उत्तक है। क्या है? संयोजी उत्तक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत में होते हैं, लेकिन यह जमा होता है आपका पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है, लेकिन यह निर्माण इसका कहाँ होता है? तो यकृत में इसका निर्माण होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 है कि मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे पेरिकार्डियम। किससे घिरी रहती है? पेरिकार्डियम से घिरी रहती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन आपका है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? ये आपका चीड़ के,
ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है इनमें से मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो प्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। प्यूटरी ग्रंथि का कार्य क्या है? ये आपका है कि सभी प्रकार के हार्मोन के स्रावित को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 है कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है? यह आपका असमजात अंग का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 57 है कि निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? यह जो आपका त्वरण, देखिए त्वरण का आपका यूनिट क्या आता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। देखिए आपका सेकेंड इसमें 2 बार यूज हुआ है। देखिए मीटर पर सेकेंड क्या होगा? तो आपका हो गया वेलोसिटी, और तो वेलोसिटी बटे टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम क्या होता है? आपका त्वरण होते हैं। तो आपका यहाँ पर समय 2 बार यूज होता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। त्वरण क्या है? तो सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है कि बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाते हैं, इसका कारण क्या है? ये आपका है गति का जड़त्व है। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 59 है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दृश्य धारा यानी डीसी में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? वो आपका है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या कहता है? तो एसी को डीसी में बदलते हैं, रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर क्या कहते हैं? ये आपका वोल्टेज को बदलते हैं, यानी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में करता है ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? देखिए आपका यानी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या करें आपका कि इसके स्पीड क्या करते हैं हम? दोगुना करते हैं। देखिए 2v का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 4 आएगा, यानी आपका यह क्या होगा? तो 4 गुना हो जाएंगे। ठीक है, v का स्क्वायर है यानी 2 गुना का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना होगा, यानी इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो पहले से 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 61 है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं आपका प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे आपका सूर्य है, सूर्य क्या है? तो आपका प्रदीप्त वस्तुएं हैं। इस तरह का जलती हुई मोमबत्ती, ये क्या आपका? तो प्रदीप्त वस्तुएं हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता आपका पॉजिटिव में होती है, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? तो बी हो जाएंगे। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव में होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 63 है। क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस को यूज करते हैं? तो यह उत्तल लेंस को यूज करते हैं। देखिए दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो आंख में पाए जाने वाले ऐसे दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो वो साफ साफ देख पाते हैं, लेकिन वह नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो इस दृष्टि के दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? तब का पॉजिटिव में होते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर का कार्य क्या है? तो वोल्ट मीटर कहते हैं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को कौन मापते हैं? तो ये आपका मापते हैं ए मीटर। विद्युत धारा को ए मीटर मापते हैं, और आपका विभवांतर को कौन मापते हैं? तो वोल्ट मीटर मापते हैं, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, यानी विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आपका है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए विद्युत जनित्र जो है वो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि गैसों का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है आपका संघनन। क्या कहलाते हैं? संघनन कहलाते हैं, यानी गैसों का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाते हैं। ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं? तो कोई भी ठोस आपका सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है अंतर आणविक बल। क्या कहते हैं? अंतर आणविक बल कहलाते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे,
अंतरा आणविक बल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतरा आणविक बल कहलाते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन आपका है कि दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे पृथक्करण की कीप विधि द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो जल का जमना एक आपका भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में आपका क्या होते हैं? तो भौतिक परिवर्तन में आपका कोई नया वस्तु का निर्माण नहीं होता है, जबकि आपका रासायनिक परिवर्तन में एक नए वस्तु का निर्माण होते हैं। जैसे आपका है कि लोहे पर जंग लगना, ये आपका क्या है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना, ये आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। एक चीज़ और याद देखिए, भौतिक परिवर्तन में हम उसे वापस ला सकते हैं। जैसे देखिए जल का जमना, तो जल जम के क्या होगा? तो बर्फ़ बन जाएंगे, और बर्फ़ को हम फिर पिघलाकर क्या है? पानी यानी वाटर यानी जल बना सकते हैं। ये आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन है। देखिए मोमबत्ती का जलना आपका दोनों है, भौतिक और रासायनिक आपका दोनों होते हैं मोमबत्ती का जलना, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 70 है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? ये आपका 3 है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है कि परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? ये तो आपका के। देखिए ये आपका नाभिक है, न्यूक्लियस। देखिए फर्स्ट है आपका के, फिर होता है आपका एल, फिर आपका एम, और फिर होता है आपका एन। आपका सबसे नज़दीक कौन है? तो के सेल है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है? तो जस्तीकरण द्वारा यानी जस्ता की परत चढ़ाकर। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 73 है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? ऑप्शन सी हो जाएंगे C20H42। C20H42। नेक्स्ट का क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन आपका है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शिता समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? यानी भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में यानी वकालत करने से मनाही रहता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति क्या है? वो राज्य की वास्तविक पूछ रहा है, तो वास्तविक होता है आपका कौन? मुख्यमंत्री होते हैं। यानी राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा होता है? तो मुख्यमंत्री द्वारा होता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। लेकिन आपका कार्यपालिकाओं का शक्ति किस में होता है? तो ये होता है आपका राज्यपाल में निहित होते हैं। लेकिन कहा जाए वास्तविक, तो वास्तविक आपका मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 है कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो कृषि आपका राज्य सूची के अंतर्गत विषय आते हैं। कृषि पर यानी राज्य सरकार कानून बना सकते हैं। ये आपका रक्षा, तो रक्षा आपका यानी रक्षा आते हैं आपका संघ सूची के विषय में, संघ सूची आते हैं। संघ सूची में आपका क्या आता है? रक्षा आते हैं। जबकि आपका शिक्षा आते हैं समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में आपका शिक्षा आते हैं। और दंड विधि भी आपका समवर्ती सूची के विषय है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है कि अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? तो 1992 में राष्ट्रीय आयोग बनाया था अल्पसंख्यकों के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो 2 वर्ष तक होते हैं। यानी अस्थायी सदस्य का 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। देखिए आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य है। कौन कौन से? इसमें आपका ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और चीन। ये आपका है, यानी ये आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी 5 सदस्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन आपका 80 है कि राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन क्या है? ऑप्शन सी हो जाएंगे आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 81 है कि भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो वोट देने के अधिकार है, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। देखिए आपका यानी शुरू में आपका वोट देने का अधिकार यानी न्यूनतम आयु 21 वर्ष था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसे भी याद रखिएगा, यानी वोट देने का न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा किया गया। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित होती है? तो 1/3 सीट यानी 1 है, कहा जाए तो 33.3% आरक्षित होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? तो यह कहा था आपका अरस्तु ने। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। किसने कहा था? तो यह कहा था आपका अरस्तु ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 84 है। क्वेश्चन 84 है कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किया जा सकता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो किसी देश के कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 85 है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये था आपका हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थे, जबकि आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 86 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है कि बिहार में धान की फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? तो ये आपका रोहतास, यानी धान की खेती में सबसे अग्रणी कौन है? तो रोहतास जिला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 88 है कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। ये आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकते हैं? तो बायोगैस संयंत्र। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 90 है। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी कितना बार पूछ चुका है, इसे आप याद रखिएगा। इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। किसने कहा था? तो आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए ये एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92 है। निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो मानक समय नहीं है। देखिए भारत में मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 93 है कि सवाना का शाब्दिक विस्तार कहाँ है? ये है आपका अफ्रीका में। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 94 है। क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सबसे बड़ा जिला है? तो ये आपका कच्छ आपका सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टि से। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 95 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है? ये आपका बुलर झील है, जो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुलर झील आपका सबसे मीठे पानी का झील है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 96 है कि किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने के हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? ये क्या आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका डी जाएंगे। नई जनसंख्या नियंत्रण नीति के अंतर्गत आपका उत्तर प्रदेश में कर दिया है कि जिस व्यक्ति को 2 से अधिक बच्चे होंगे उसे सरकारी नौकरी से वंचित किया जाएगा। इसे आप उत्तर प्रदेश में यह लागू किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन है कि अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी। ऑप्शन आपका सी रहेंगे, यानी दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 98 है कि राष्ट्रीय पर्यावरण
इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका नागपुर में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 99 है कि किस बायोम में सबसे कम तापांतरण पाया जाता है? सबसे कम तापांतरण किस बायोम में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, सदाबहार वर्षा वन में, सदाबहार वर्षा वन में। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? ये आपका चीन है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 101 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बेचते समय एक व्यवसायी अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है और 30% की हानि होती है, पर यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत होगा। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि इसका अंकित मूल्य कितना था? तो 100 रुपया था, ठीक। उस पर क्या कर रहा है? 40% डिस्काउंट दे रहा है, तो 40% डिस्काउंट देगा 100 में, यानी 100 का 40% 40 होगा, तो 60 रुपया आपका क्या होगा इसका, यानी 100 पर 40% डिस्काउंट कीजिए तो क्या होगा? 60 रुपये आएंगे। फिर कह रहा है कि यानी 60 रुपये बेचने पर 30% की हानि होती है, यानी 40% का डिस्काउंट बेचने पर 30% की हानि होती है, यानी जो 60 है यानी यहाँ 30% की हानि, यानी 70% के बराबर आपका क्या है यहाँ पर? 60 है, ठीक, ध्यान दीजिए। तो 70% के बराबर आपका क्या आएगा? 60 आ गया। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे? 100% निकालेंगे, आपका जगह क्या? 60/70 गुने 100, यह आपका 0 कट गया, 600/7, ये आ गया आपका क्रय मूल्य। 600/7 ये आपका आ गया क्या? तो इसका क्रय मूल्य आ गया है, ठीक, 600/7। और इसका हम अंकित मूल्य क्या माने थे? तो 100 माने थे। अब कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर बेचेंगे तो कितना लाभ होगा? अब देख लीजिए क्या कीजिएगा, यानी 100 में से क्या कीजिए? 600/7 को माइनस कीजिए, 100 में से 600/7 को माइनस कीजिए, आपका जाएगा कितना? ये 700, ये -600 /7, यानी आपका आ जाएगा 100/7। तो इतना यानी क्या होगा? लाभ होगा। आपका लाभ आ गया कितना? तो लाभ आ गया आपका 100/7, ये आपका लाभ आया। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? ठीक है, 100/7 ये आपका लाभ आया, कितना आया? तो यह आपका आया 600/7 में, गुने क्या कीजिए? 100 कर दीजिए, ये आपका 0 कट जाएगा, आपका आ जाएगा कितना? 7 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 100 यानी 100 आपका 60 में 6 आ जाएंगे, ठीक। अब 2 से काटिए, 2 × 6, यहाँ 50, यानी 50/3%। अब देखिए 50/3% कितना आएगा? तो 16/16 48, यानी 16.2/3% आ जाएंगे, ऑप्शन आपका बी आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102 है। क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 1 रुपया है, तो मूलधन कितने हैं? एक फार्मूला याद रखिएगा, अब 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फार्मूला होता है D = P × R/100 का होल स्क्वायर। डी क्या है? तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज भी के बीच का अंतर है। पी क्या है? तो क्या पी मूलधन है, आर क्या दर है, तो ये आपका हो जाएगा D = P × R/100 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे? डी दिया आपका 1, अंतर कितना दे? 1, पी हमें मालूम नहीं है, आर आपका कितना है? आर आपका 4 है, बटे 100 हो जाएंगे का होल स्क्वायर, 25 × 100, आपका क्या आ जाएगा? आ जाएगा 1 = P × 1 का स्क्वायर 1, 25 का स्क्वायर 625, कोना कोनी गुना कर दीजिए, आपका P बराबर आ जाएगा 625, कितना आएगा? 625, यानी इसका मूलधन आ गया 625, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 103 है। क्वेश्चन आपका है कि एक कक्षा के 10 लड़कों का औसत 12 वर्ष है। देखिए 10 लड़कों का औसत 12 वर्ष है, तो टोटल कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 12 × 10, आपका टोटल आयु आएगा, 10 लड़का का टोटल आयु आ गया, ठीक। अब क्या करें? यदि 7 वर्षीय 5 लड़के कक्षा में प्रवेश करते हैं तो नए औसत ज्ञात करें। देखिए तो इसमें क्या करेंगे? 12 × 1 10 प्लस आपका आ जाएगा 7 × 5, ये आपका आ गया टोटल आयु आ गया, बट क्या करेंगे? टोटल लड़का कितना है? 10 पहले था, बाद में होगा क्या आ गया? 7 वर्ष 5 और आ गया, तो 10 × 5 = 15 हो गया, तो 12 × 120, 7 × 5 = 35, 120 + 35 कितना होगा? 155 हो जाएंगे, बट्टे आपका इतना आ जाएगा तो 15 आ जाएगा। इसे डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग आएंगे, 10 पॉइंट समथिंग आएंगे, यानी आपका लगभग 10 होगा, ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 104 है।
क्वेश्चन कर रहा है कि राहुल और अंकित मिलकर 8 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। अंकित और सोनू मिलकर उसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं और सोनू और राहुल उसी दीवार को 12 दिन में बना सकते हैं। तो सभी मिलकर उस दीवार को कितने दिन में बना सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही आपका आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाएंगे, कर देखिए राहुल और अंकित, राहुल को आर से लिखते हैं हम शॉर्ट में और अंकित को ए से लिखते हैं। राहुल और अंकित 8 दिन में करते हैं और आपका करा कि अंकित और सोनू उसी दीवार को, अंकित और सोनू उसी दीवार को 10 दिन में बनाते हैं और आपका सोनू और राहुल इसको कितने में, तो 12 दिन में बना सकते हैं। क्या कीजिए, तीनों का आप एलसीएम लीजिए, तीनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 120 आ जाएंगे। क्या होगा आपका, यहाँ जगह कितना आएगा 120, तो 120 15 अट्ठे 20 से यानी 120 15 आएगा आपका। यहाँ आएगा 10 तो 12 धन 120 12 आएगा। यहाँ आपका आएगा कितना, तो 10 आएगा। अब देखिए ये क्या आपका, तो आर प्लस ए यानी ये दोनों मिलाकर ये आपका क्या है, इफिशेंसी है। 12 है, 15 है, 12 है और 10 है। यानी देखिए इसको इससे जोड़िए तो आपका, और इससे इधर जोड़िए आपका, यानी 2 इंटू राहुल प्लस अंकित प्लस सोनू, इसका यानी इफिशेंसी कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 12 नहीं 15 ना, 15 28 15 प्लस 12 प्लस आपका आ जाएगा 10। ये आपका टोटल है, कितना आ जाएगा, तो 37 आपका आ जाएगा क्या, तो 2 इंटू आर प्लस ए प्लस एस, यानी इसका एफिशिएंसी कितना है, तो 37 है। आपका आ जाएगा आर प्लस ए प्लस एस, इसका एफिशिएंसी यानी तीनों को मिला कितना आ जाएगा, तो 37/2 आ जाएंगे। और इसका कार्य कितना था, तो 120 आएंगे थे, तो 120 बटे में करेंगे 37/2 करेंगे। 2 आपका ऊपर आएगा, आपका आ जाएगा 240/37 आ जाएंगे। 240/37 आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन 105 है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल और इसके आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में फॉल्ट है, क्योंकि आपका यहाँ देखिए क्या करा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ आपका क्षेत्रफल नहीं दिया है और इसके आधार की त्रिज्या यहाँ दिया है। तो आधार की त्रिज्या दे दिया है लेकिन आपका क्षेत्रफल नहीं दिया है, तो हम शंकु का आयतन नहीं निकाल सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कुछ आपका मिस्टेक है, यहाँ आपका शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ देना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका जब सोल्यूशन हम देखें उसमें क्या किया, तो उसका यानी क्षेत्रफल यूज कर लिया है, जबकि यहाँ क्षेत्रफल नहीं दिया है। तो हम इस क्वेश्चन को क्या मानेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम गलत मानकर चलेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, तो अधूरा आपका है, यह क्वेश्चन आपका अधूरा है। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार लेता है और 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 200 यानी 250 कम है। तो उधार दी गई राशि कितनी है, बहुत आसान है। देखिए मान लेते x रुपया है जो साधारण ब्याज पर दिया है, कर 15 वर्ष पर, 15 वर्ष के ब्याज, 15 वर्ष पर उसे 5% के दर से, तो उसका जो ब्याज है वो इसका मूलधन से कितना, तो 250 ही कम है। अब देखिए क्या करेंगे, साधारण ब्याज का क्या था फॉर्मूला, तो साधारण ब्याज आपका हो जाएगा x माइनस यहाँ कितना 250 हो जाएगा, यह होता है मूलधन गुने समय, तो समय 15 है, दर 5 है बटे 100, यह जगह आप कर दीजिए 20 पंचे 100, 5 से काटिए 520, 5 तिया 15। अब इसको इधर ले जाइए, 3/4x है, इधर आएगा आपका, तो आ जाएगा क्या, x माइनस 3/4x बराबर इधर आ जाएगा 250। आपका एलसीएम कीजिएगा तो आ जाएगा x/4 बराबर 250। आप कोना कोनी गुना कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा आपका यानी 1000, कितना आएगा 250 यानी 1000 आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। मूलधन कितना है, तो 1000 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 107 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने एक टेलीफोन सेट 10% के लाभ पर बेचा। क्या करा, एक आदमी ने एक टेलीफोन को 10% के लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 100 रुपया अधिक मूल्य में बेचता तो 40% की आमदनी होती है, यानी 40% की लाभ होती है। तो बताइए टेलीविज़न का क्रय मूल्य क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इस टेलीविज़न का जो पहले इसका क्या था, यानी टेलीविज़न का क्रय मूल्य कितना था, तो x रुपया था। इसे क्या किया, तो 10% लाभ पर बेचा, यानी
एक्स का 10% क्या होगा, एक्स का 10% लाभ पर बेचा है, यानी इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 110%। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको यह जाएगा कि ना 11x/10 आ जाएंगे, 11x/10 आ जाएंगे। यानी जब आपका क्रय मूल्य कितना था, x था, तो आपका विक्रय मूल्य कितना था, 11x/10 था। ठीक, अब कह रहा है कि इसे 20% कम में खरीदता, तो यानी आप देखिए x का 20% कम कीजिए, तो आपका जाएगा x का 20% यानी 80% कर दीजिए। ठीक, आपका यह जाएगा 0 कट 4/5, यानी 4/5x, ये आपका क्या है, तो न्यू आपका क्रय मूल्य है। कह रहा है 20% कम में खरीदता है और 100 रुपया अधिक में बेचता है, तो क्या करेंगे, 100 रुपया अधिक में बेचता ना, तो यानी विक्रय मूल्य आपका क्या है, यहाँ 11x/10 है, उसमें क्या करेंगे हम 100 रुपया को ऐड कर देंगे। कह रहा इतना अधिक में बेचता तो 40% लाभ होते हैं, 40% लाभ होते हैं। एक सेकेंड देखिए, आपका यानी पुरानी आपका विक्रय मूल्य क्या है, तो 11x/10 प्लस आपका 100 है, ये आपका क्या, सॉरी न्यू आपका विक्रय मूल्य है, 11x/10 प्लस 100, ये आपका है। और आपका क्रय मूल्य क्या था इसका क्रय मूल्य आपका है, यानी आपका इसका क्रय मूल्य है कितना, तो 20% है, 4x/5, ये आपका क्या है, इसका क्रय मूल्य है। यानी देखिए, जब आपका इसका क्रय मूल्य 4x/5 हो तो और विक्रय मूल्य इसका कितना हो, 11x/10 प्लस 100 हो, तो उसको कितना परसेंट लाभ होता है, 40% लाभ होता है। यानी हम इसका क्या करें, 140% निकाल दे, ये आपका विक्रय मूल्य के बराबर आ जाएंगे, यानी आपका जगह 4x/5 गुने 140/100 बराबर आ जाएगा आपका कितना, आपका बराबर आ जाएगा 11x/10 प्लस 100 आ जाएंगे। यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, 0 0 कर जाएगा, आप क्या कीजिए 2 से काटिए, 7 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएंगे, यानी 7 चौका 28, 5 6 25, 28/25, 7 चौक 28, 5 6 25, आपका आ जाएगा कितना, एक सेकेंड, आपका आ जाएगा 28x/25, इधर था आपका कितना 11x/10 प्लस 100, इसको आप इधर लाइए, आप क्या आएगा, भिन्न घट हो जाएगा, 28x/25 माइनस 11x/10 बराबर 100 आ जाएंगे। इसको आप एलसीएम कीजिए, आपका आ जाएगा 50, 25 दूनी 50 यानी 28 दूनी 56, 10 पंचे 50 यानी 11 पच्चे 55, x बराबर 100, 56 में से 55 यानी x बचेगा, x/50 बराबर आ जाएगा 100, कोना कोनी गुना कीजिए, x बराबर आ जाएगा आपका 5000, क्या आ जाएगा, x मान आपका 5000 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, तो सी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका क्या है, तो 108 है। क्वेश्चन है 80 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 45% छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 10% छात्र न ही क्रिकेट खेलते हैं न ही फुटबॉल खेलते हैं। यानी देखिए 60% क्या करते खेलते हैं, आपका क्रिकेट खेलते हैं और आपका 45% क्या खेलते हैं, तो आपका फुटबॉल खेलते हैं। अब हम पता करते हैं कि कितने छात्र फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। देखिए तो क्या कीजिए 60 + 40, आप देखिए 10% तो नहीं खेल रहा है, यानी 100 में से आप 10 को माइनस कीजिए, कितना आएगा आपका, 100 में से 10 माइनस कीजिए 90 आ जाएगा, यानी 90% टोटल खेल रहा है। तो क्या करेंगे, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस आप 90 कर दीजिए, आपका जाएगा ना 105 माइनस 90, यानी आपका 15% जो खिलाड़ी है वो आपका यानी क्रिकेट भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है। 15% छात्र आपका दोनों खेलता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, कर केवल फुटबॉल कितना खेलता है, तो फुटबॉल आपका 45 खेलते हैं, जिसमें से आपका 15 दोनों खेलते हैं। तो 45 में से 15 माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा कितना, यानी आपका आ जाएगा 30%, यानी 30% जो 30% छात्र है जो केवल फुटबॉल खेलता है। तो क्या करेंगे, 80 का 30% निकाल दीजिए, 80 का 30% निकालिएगा, 0 0 कर जाएगा, 8 3 24, यानी 24 छात्र ऐसे हैं, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। 24 छात्र ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 109 है। क्वेश्चन आपका है, 7 के पहले 7 गुणजों का औसत क्या होंगे। 7 के पहले 7 गुणजों का औसत क्या होंगे। देखिए 7 गुणज मतलब क्या है, 7 + 7 दूनी 14, 7 3 21, इस तरह से कितना होना चाहिए, तो 7 × 7 यहाँ तक होना चाहिए। और इसका क्या है, औसत, यानी जितने संख्या उसको जोड़ दीजिए, बटे कितना संख्या है, तो 7 है, 7 से डिवाइड कर देंगे। एक काम ऐसे कीजिए कि ऊपर में आप 7 को कॉमन कर लीजिए, आएगा 1 + 2 + 3
आएगा कहाँ तक, तो 7 तक आएगा, ठीक है। बट्टे आप क्या कीजिएगा, 7 को संख्या 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 7 7 कट जाएगा, आपका ये जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएंगे। तो आपको पता ही होगा कि n नेचुरल नंबर को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, तो n का होता है यानी n इंटू एन प्लस 1/2 होते हैं। यहाँ पर क्या है, n की जगह 7 है तो हम 7 देंगे, तब n की जगह क्या रखिए 7 रखिए, आपका आएगा 7 प्लस 1/2, आपका आएगा 7 7 1 8/2 यानी 4 7 चौक 28, इसका आंसर क्या आएगा 7 चौक 28, इसका आंसर आ जाएंगे, ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन है यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है 25 है तो इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। अब देखिए हमको 6 सम संख्या लिखना है। मान लेंगे पहला संख्या सम संख्या क्या है x है, इसका अगला सम संख्या क्या होगा x + 2 होगा, इसका अगला क्या होगा x + 4 होगा, फिर x + 6 होगा, फिर x + 8 होगा, फिर x + 10 होगा। कौन कौन कितना है 1 2 3 4 5 6 तो 6 ही करा था, तो ये आपका 6 क्या है सम संख्या है, करा इसका औसत कितना है 25 है, तो करा इनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होंगे। देखिए सबसे छोटी क्या है तो x है, सबसे बड़ी क्या है x + 10 है, दोनों का अंतर कर दीजिए तो x + 10 - x कर दीजिए, कट जाएगा आपका आंसर 10 आ जाएंगे। अब देखिए कितना, देखिए इसमें क्या करना है आपको औसत का बराबर 25 करके यहाँ x का मान मत निकालने लगना, सीधे हमको अंतर पूछ रहा है। तो अब देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या था x + 10 था और सबसे छोटी संख्या क्या है x है, माइनस कर दीजिए, आपका आंसर क्या रहा 10 आ रहा है। तो इसका यूज हम नहीं भी किए लेकिन इसका आंसर आ गया कितना 10 आ गया, इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। अब क्या करेगा बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे उसका औसत का फॉर्मूला लगेगा, वहाँ से x का मान निकालेंगे, फिर सबका मान निकालेंगे, फिर बड़ा और छोटा में से माइनस करेगा। इतना नहीं करना है हमें, इतना नहीं करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 111 है। इसमें कहा आपका कि दी गई 4 स्थितियों में, दी गई एक पासे की 4 स्थितियों में 3 संख्या के विपरीत फलप्रकार कौन आएगा, 3 के विपरीत कौन सा आएगा। देखिए 3 के विपरीत कौन सा आएगा, यहाँ देखिए 1 है 1 दिख रहा है, फिर आपका 3 दिख रहा है 3 दिख रहा है। यानी देखिए जब आपका 2 साइड क्या हो सेम हो तो तीसरा साइड आपका अपोजिट होते हैं, यानी 5 का अपोजिट आपका 6 आ गया, यहाँ से 5 के अपोजिट 6 आ गया, ठीक। और देखिए आप यहाँ देखिए आपका यहाँ एक सेकेंड, यहाँ 5 के अपोजिट हमको 6 आ गया, एक चीज़ पता चल गया। फिर आप यहाँ क्या कीजिए इसमें देखिए तो दोनों में आपका कोई कॉमन नहीं है, ठीक। दोनों में कॉमन, इस दोनों में देखिए, इस दोनों में देखिए तो आपका 6 क्या है कॉमन है, 6 यहाँ भी है, 1 आपका यहाँ है 1 नहीं, 6 कॉमन है और आपका यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 भी है। इसका मतलब है 1 के विपरीत कौन है 2 है, 1 के विपरीत कौन है तो 2 है। अब देखिए 5 के विपरीत 6 है, 1 के विपरीत 2 है, इसका मतलब है आपका 4 के विपरीत क्या होगा तो 3 हो जाएंगे, 4 के विपरीत क्या होगा 3 हो जाएंगे, यानी आपका 3 के विपरीत क्या है 4 है, ऑप्शन आपका ये आ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 112 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। देखिए 6 व्यक्ति है एक वृत्ताकार में, ठीक, ये आपका वृत्ताकार है 6 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब क्या कर रहा है विजय सुधीर के बाएँ हैं, विजय सुधीर के बाएँ हैं, ये आपका सुधीर है, ये मतलब आपका क्या है विजय है, इसके क्या है बाएँ हैं, ठीक बाएँ हैं। और कर आपका कि अमर राकेश और सौरभ के बीच है, अमर मान लीजिए आपका अमर यहाँ है, ये आपका राकेश है या सौरभ, ये आपका सौरभ है या राकेश कोई हो सकता है, ठीक, इसके क्या है बीच में है। और कर आपका कि नीरव अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, नीरव अमर के, ये आपका अमर के बाईं ओर, ये होगा आपका बाईं ओर, अब दूसरे स्थान पर यानी आपका यहाँ पर क्या है तो नीरव है। और क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से सुधीर से अमर का स्थान कौन सा होगा, सुधीर से अमर का स्थान कौन सा होगा, तो ये आपका सुधीर है, तो यहाँ से आपका अमर का स्थान कौन सा होगा। पर इसलिए हम दाएँ से देखते हैं, ठीक, दाएँ से पहला दूसरा तीसरा, यानी दाएँ से आपका तीसरा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, दाएँ से तीसरा है, आपका ऑप्शन में दाएँ से तीसरा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन है कि यदि 20 मार्च 2024 को रविवार था तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन था। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब देखिए आप 2024 से 2012 के बीच में देखिए कितना ईयर्स है,
तो आपका कितना है, तो 12 ईयर्स है। अब देखिए 12 से 24 के बीच में कितना लीप ईयर्स है, तो आप देखिएगा तो 3 लीप ईयर्स है, तो 12 3 आपका कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक, इसमें क्या करेंगे आप 7 से भाग दिए, तो 7 दूनी 14, आपका एक क्या आता, शेषफल आ जाते हैं। देखिए एक पर एक आपका शेषफल आ जाते हैं, यानी आपका देखिए 12 पहले है और 24 बाद में है, तो ये आपका क्या है, ये आपका है रविवार, यानी 2024 में क्या था, तो रविवार था 20 मार्च को, तो आपका 12 में क्या होगा, तो एक दिन आपका पहले आ जाएगा आपका, तो एक दिन पहले आपका क्या होता है, तो रविवार से एक दिन पहले क्या होता है, तो आपका शनिवार होते हैं, यानी आपका शनिवार हो जाएगा, यानी 20 मार्च 2012 को शनिवार हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, यानी इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बना सकते। आपका ऑप्शन सी है जो हम नहीं बना सकते, क्योंकि आपका इसमें आई को 2 बार यूज किया है, जबकि आपका इसमें आई एक ही बार है, सी नहीं बन सकता। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 115 है। क्वेश्चन आपका है कि हैप्सीफोबिया ऊंचाई से डर लगता है हैप्सीफोबिया में, उसी तरह का है हैलोफोबिया, तो हैलोफोबिया में आपका जंगल से डर लगते हैं, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, जंगल से डर लगते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है कि विषम ज्ञात कीजिए। देखिए मेजर, ब्रिगेडियर और कर्नल आपका थल सेना से संबंधित है, जबकि आपका एडमिरल आपका जल सेना से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, जो आपका डिफरेंट है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन 117 है, कह रहा है कि चित्र में आयत फिल्म आलोचकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपका यानी आयत किसका है, तो फिल्म आलोचक का है, तो फिल्म के लिए हम शॉर्ट में एफ लिखते हैं। ठीक, फिर आपका है कि वृत्त क्रिकेट को दर्शाता है, क्रिकेट को आपका वृत्त दर्शाते हैं, क्रिकेट को सी से लिखते हैं। फिर आपका त्रिभुज चालकों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज आपका चालक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, चालक का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर आपका है कि वर्ग फुटबॉल को प्रतिनिधित्व करता है, फुटबॉल को प्रतिनिधित्व करता है, तो कह रहा है कि अक्षर का कौन सा समूह फुटबॉल खिलाड़ी को दर्शाता है जो चालक नहीं है, यानी इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें आपका नहीं होना चाहिए, तो आपका देखिए क्या है, तो ई है और आपका डी है, ई और डी हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, ई एंड डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था, और क्या शक्तिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था, शक्तिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था, यानी आपका 4 अक्टूबर, ध्यान दीजिए 4 अक्टूबर को सुरेश का जन्म हुआ है, तो इससे करा 6 दिन पहले, यानी आपका 28 अक्टूबर सितंबर के बाद अक्टूबर था ना, 28 सितंबर को जन्म किसको हुआ है, इसका मतलब 28 सितंबर को जन्म शक्तिकांत का जन्म हुआ है। तो कह रहा है क्या कि उस वर्ष में स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था, तो शक्तिकांत का जन्म किस दिन हुआ था। देखिए यानी आपको सिंपल है कि आपको 28 सितंबर को देखना है कि कौन सा दिन होगा। आपको क्या दिया है, तो दिया आपका 15, यानी स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो हम स्वतंत्रता दिवस आपका मनाते हैं 15 अगस्त को, 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त को आपको क्या कौन सा दिन दिया है, तो आपको दिया है रविवार है। तो आपको देखना है 15 अगस्त से लेकर 28 सितंबर के बीच में कितने दिन पड़ते हैं, तो आप इसे काउंट कीजिएगा, इसमें आपका आ जाएगा टोटल डे 44 डे आ जाएंगे। 44 को आप 7 से भाग दीजिए, आप क्या आएगा 7 49 नहीं आएगा, यानी 7 5 35, 7 6 42, 7 6 42, यानी आपका 2 क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है, क्या आ रहा है 2 आपका शेषफल आ रहा है, यानी 2 दिन के बाद यह इसका जन्मदिन पड़ेगा, यानी रविवार है, तो रविवार का सोमवार के बाद मंगलवार, यानी मंगलवार के बाद इसका क्या है, यानी जन्मदिन है, ऑप्शन आपका ए आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि श्रृंखला इतना में 10 के बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए। अब देखिए 10 के बाद कौन सी संख्या आएंगे, तो ये सीरीज कैसे, देखिए आपका ये जो 2 है, ये 2 कैसे आया है, तो क्या किया है आपका इस 1 को क्या किया, 1 का आपका स्क्वायर कर दिया है, इसमें आपका क्या गया 1 का स्क्वायर करके 1 को ऐड कर दिया है, तो आपका क्या गया 2 आ गया। इसी तरह आगे क्या किया, तो 2 का क्या किया, 2 को स्क्वायर कर दिया है, लेकिन इसमें अब -1 किया है, तब आपका 3 आया है। इसी तरह इसके आगे क्या किया, अब 3 का क्या किया स्क्वायर किया है, +1 किया है, तब आपका क्या आया, तो आपका 3 3 9 1 10 आया है। तो यहाँ +1 किया, इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ करेगा आपका 10 के स्क्वायर करेंगे -1 कर देंगे, यानी आपका 99 आ जाएगा, आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे। नेक्स्ट का है
क्वेश्चन नंबर 120 है। क्वेश्चन आपका है कि इस श्रृंखला में 21वां पद कौन सा आएगा। ये देखिए आपका इसमें पहला पद क्या है आपका, तो 3 है और इसका सार्व अंतर डी निकालिए क्या होगा, यानी सेकेंड पद में से फर्स्ट पद करिए आपका 6 आ जाएंगे। और आपका कह रहा है 21वां पद यानी T21 फाइंड करना है। आप पढ़ेंगे क्लास 9th और 10th में कि nवां पद कैसे निकालते हैं, किसी AP का nवां पद कैसे निकालते हैं। तो nवां पद का फॉर्मूला होता है यानी Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको क्या निकालना, T21 निकालना है। अब A की जगह क्या है 3 है, n की जगह आपका क्या है 21 है, माइनस 1 कीजिए, D कितना आपका है, तो D आपका यहाँ 6 है। आप क्या कीजिए गुना की 3 आएगा 20 गुने 6, तो 20 छक्के 120 से यानी 120 प्लस 3 यानी 123, क्या आएगा 123 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। तो ये था 120 प्लस का आपका एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 थे। एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 5 थे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।